ये कहानी शुरू होती है पेरिस में, जहाँ हमें दिखाया जाता है एक म्यूजियम, जहाँ हमें दिखाई जाती है इस कहानी की लीड कैरेक्टर जिसका नाम है डायना प्रिंस। बेसिकली डायना पेरिस के इस म्यूजियम की एक पुरातत्व विभाग की एक निरीक्षक है, जहाँ वो अपनी जॉब करने के लिए आई होती है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि भेजे होते हैं ब्रूस वेन ने, जो कि बैटमैन है, और वो उन्हें एक ब्रीफ केस देकर चले जाते हैं। जब डायना उस ब्रीफ केस को खोलती है तो उसमें उसे एक तस्वीर मिलती है, और साथ ही इस तस्वीर पर लिखा होता है आई फाउंड द ओरिजिनल, मे बी वन डे यू विल टेल मी द रियल स्टोरी। और जब डायना उस फोटो को देखती है तो वो अपने पास्ट में पहुंच जाती है। यहाँ से कहानी एक फ्लैशबैक के साथ में शुरू होती है, जहाँ पर डायना एक छोटी बच्ची थी। वो एक टापू पर रहा करती थी जिसका नाम था सिमिथीरिया। और इस आइलैंड की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ पर सभी फीमेल्स थी, कोई भी मेल नहीं था। और साथ ही जितनी भी फीमेल्स थी वो एक बहुत ही खास वॉरियर थी, जिनके अंदर शानदार युद्ध कौशल था। वो लड़ने में काफी माहिर थी, जिन्हें घुड़सवारी और साथ ही सभी हथियार चलाने काफी अच्छी तरीके से आते थे। और वहीं पर डायना उन सभी को देखकर खुद के मूव्स करने लगती है, वो भी उनकी तरह बनने की कोशिश करती है। लेकिन उसी मोमेंट पर वहां पर डायना की माँ, जो कि इस आइलैंड की रानी है, जिनका नाम है रानी हिपोलिटा, और वो उससे कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना है, तुम्हें युद्ध कौशल से दूर रहना है, लड़ने की कला नहीं सीखनी है। लेकिन डायना पूछती कि आखिर क्यों, मुझे भी लड़ना सीखना है। तब वहाँ पर हिपोलिटा की बहन, जो कि इनकी सेना की सेनापति भी होती है, जिसका नाम होता है एंटोपी, वो भी वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि आखिर तुम क्यों इसे मना कर रही हो। तब वहाँ पर हिपोलिटा कहती है कि ये इस पूरी की पूरा आइलैंड की सबसे छोटी बच्ची है और मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि ये युद्ध कौशल को सीखे, इसलिए ये युद्ध से और साथ ही लड़ाई झगड़े से जितना दूर रहे उतना ज्यादा अच्छा। रात को एक बार फिर से डायना अपनी माँ हिपोलिटा से कहती है कि आखिर क्यों आप मुझे मना करती है? अगर आप मुझे लड़ना सीखना नहीं देगी तो ठीक है, मैं एक छोटा सा काम करती हूँ, मैं कभी भी किसी तीखी चीज से नहीं लड़ूंगी, जैसे कि तीर, भाले, तलवार। मैं हमेशा उस चीज को यूज करूंगी जैसे कि कोई शील्ड हो, जैसे कोई कवच हो, जिससे मैं लड़ना भी सीख जाऊंगी और साथ ही मेरी मन की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तब वहां पर हिपोलिटा कहती है कि लड़ने से और जंग से आज तक किसी का भला नहीं हुआ, हमेशा सभी का नुकसान हुआ है। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। तो वहां पर डायना पूछती कि ये कहानी किसकी है? तब वहां पर हिपोलिटा कहती है कि ये कहानी है मेरी, ये कहानी है मेरे अपने लोगों की, ये कहानी है मेरे अतीत की। और तभी हिपोलिटा डायना को अपने अतीत में ले जाती है। वो उसे बताती है काफी समय पहले ईश्वर, जिनका नाम था ज़्यूस, उन्होंने इंसानों को बनाया, और साथ ही ईश्वर और इंसान एक साथ अमन और चैन के साथ में रहा करते थे। उनके बीच में खूब प्यार था। इंसान जो कि एक दूसरे को काफी चाहते थे, लेकिन वही दूसरी ओर ज़्यूस का बेटा, जिसका नाम था एरिस, उसे ये इंसान बिल्कुल पसंद नहीं थे। जब भी वो देखता कि ये लोग काफी प्यार से रहते तो उसके मन में काफी गुस्सा भर जाता। इसीलिए उसने धीरे धीरे करके सभी लोगों का माइंड मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। उसने उन लोगों के मन में डर, गुस्सा और साथ ही नकारात्मकता भर दी, ताकि वो लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। और धीरे धीरे करके एक टाइम ऐसा आया जब लोग एक दूसरे की जान के प्यासे बन गए थे। सभी ने एक दूसरे को जान से मारना शुरू कर दिया था। लेकिन जब ज़्यूस ने ये देखा तो ज़्यूस ने हमें बनाया ताकि हम इंसानी जाति में फिर से प्यार भर सकें, और हम इसमें सफल भी हुए। हमने काफी टाइम तक इंसानों को एक साथ रखने की कोशिश करी, लेकिन जब इस बात का पता एरिस को चल गया तो वो फिर से लौट आया। हम सभी ने उसका जमकर सामना किया, मगर हमारी शक्तियां उससे लड़ने के लिए काफी नहीं थी। तो हम ज़्यूस के पास फिर से गए, हमने ज़्यूस से मदद मांगी। तब ज़्यूस ने कहा कि ठीक है, मेरे काफी सारे देवता तुम्हारे साथ में आएंगे जो कि एरिस से लड़ने में तुम्हारी मदद करेंगे। और फिर हम सभी ने और साथ ही उन देवताओं ने भी एरिस से लड़ने की कोशिश की, मगर एरिस इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसने उन सभी देवताओं को जान से मार दिया, और साथ ही हमारी पूरी टीम पर भी भारी पड़ने लगा। तब जाकर फाइनली ज़्यूस धरती पर आए और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से एरिस के ऊपर वार किया, जिससे एरिस वो जंग छोड़कर भाग गया। लेकिन वो जानते थे कि एरिस फिर लौटेगा, और अगर वो फिर से लौटा तो वो इस पूरी इंसानी जाति को तबाह कर देगा। इसीलिए उन्होंने अपनी शक्ति से एक तलवार बनाई और वो तलवार हमें सौंप दी। मगर जाते जाते उन्होंने अपनी आखिरी सांस से इस आइलैंड को भी बना दिया जहाँ पर हम रहते हैं, और साथ ही इस आइलैंड को इस तरीके से बनाया कि ये बिल्कुल हिडन आइलैंड बन जाए, इसे कोई भी देख ना पाए। और इसीलिए आज तक हम इंसानों से काफी दूर और काफी अलग हटकर है। कोई भी इंसान हमें देख नहीं सकता, क्योंकि आइलैंड इंसानी नजरों से नहीं देखा जा सकता था। तभी डायना अपनी माँ हिपोलिटा से कहती है कि मुझे उस तलवार को देखना है जो ज़्यूस ने हम सभी के लिए, हमारी रक्षा के लिए यहाँ पर रखी हुई है। और तब हिपोलिटा डायना को अपने साथ में लेकर जाती है और वो तलवार दिखाती है।
तब वहाँ पर डायना अपनी माँ से पूछती है कि आखिर इस तलवार को कौन चलाएगा। तब वहाँ पर हिप्पोलिटा बताती है कि ये तलवार वही उठाएगा जिसके अंदर काफी ज्यादा शक्ति हो, काफी ज्यादा मनोबल हो और जो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो। लेकिन तुम्हें कभी भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं तुम्हें युद्ध कौशल सीखने नहीं दूंगी। मगर डायना ऐसा नहीं चाहती थी और वो अपनी माँ हिप्पोलिटा की बहन एंटोपी, जो कि इस पूरी सेना की सेनापति थी, उसके साथ में रात को अकेले छिपकर लड़ने का प्रशिक्षण लेती रहती थी। वो हर रात उसके पास में जाती और उससे लड़ने की नई नई कलाएं सीखती। धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगता है और साथ ही अब डायना भी बड़ी होने लगती है। एक दिन जब वो दोनों अपनी प्रैक्टिस कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर रानी हिप्पोलिटा पहुंच जाती है और उसे उन दोनों को देखकर काफी गुस्सा आता है। वो अपनी बहन एंटोपी से पूछती है कि आखिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, तुमने इसे लड़ने की कला क्यों सिखाई, जब मैंने तुम्हें मना किया था फिर भी तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। तब वहां पर एंटोपी कहती है कि अगर फ्यूचर में हमारे ऊपर कोई भी हमला हुआ या किसी भी तरह की परेशानी आई तो डायना अकेली पड़ जाएगी और डायना को अगर मैंने लड़ना नहीं सिखाया तो डायना अपनी जान खो बैठेगी। इसी वजह से फाइनली एंटोपी की बात ही समझते हुए रानी हिप्पोलिटा उसको ये अकॉर्ड दे देती है कि ठीक है, तुम इसे इतना शक्तिशाली बनाओ, इसकी ट्रेनिंग को 2 नहीं 4 नहीं बल्कि 8 गुना कर दो और इसे इतना शक्तिशाली बनाओ कि ये हर खतरे के लिए अपने आप को तैयार कर ले। और इसी के साथ अब एक वो मोमेंट आ जाता है जब डायना बड़ी हो जाती है। वो एक काफी शानदार युद्ध कौशल की एक वॉरियर सी बन जाती है, उसके अंदर लड़ने की सभी कलाएं आ जाती है। मगर इसके अलावा डायना में और भी काफी सारी शक्ति है जिसके बारे में आज तक उसे नहीं पता और साथ ही ये बातें भी आज तक डायना को किसी ने भी नहीं बताई। एक दिन डायना समुद्र किनारे खड़ी होती है और तभी वो देखती है कि सामने से एक प्लेन आकर पानी में गिर गया, वो क्रैश हो गया और साथ ही उसका जो पायलट था वो पानी में डूबने लगता है। और जैसे ही डायना ये देखती है कि कोई इंसान पानी में डूब रहा है, उसकी जान जाने वाली है, तो वो वहां से कूद जाती है और सीधा पानी में तैरकर उसे बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाती है और साथ ही बचाकर उसे जमीन पर भी ले आती है। और जब वो उसे देखती है तो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने लाइफ में आज तक कभी भी कोई पुरुष यानी कि कभी कोई मेल देखा ही नहीं था। इस बंदे का नाम होता है स्टीव ट्रेवर। वहीं दूसरी ओर समुद्र में कुछ छोटी छोटी और भी बोट्स दिखाई जाती है, साथ में एक बड़ा जहाज भी होता है जो कि स्टीव का पीछा करते करते उसके पास तक पहुंचने ही वाला होता है। ये सभी जर्मन सैनिक होते हैं। वैसे तो हालांकि इन्हें अपनी नजरों के सामने कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन तभी उनमें से एक जहाजी को थोड़ा सा टूटा हुआ मलबा मिलता है जो कि क्रैश हुआ था उसी प्लेन से जिसके अंदर स्टीव ट्रेवर आया था और वो उसके पास पहुंचने लगता है। और जब वो उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके सामने वो हिडन आइलैंड जो कि सभी की नजरों से छुपा हुआ था वो बिल्कुल विजिबल हो जाता है। वो उस पूरे आइलैंड को देख पाता है और साथ ही उस जर्मन सैनिक को वहां पर स्टीव भी दिख जाता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसके पीछे पीछे बाकी सभी बोट्स भी आगे नहीं लगती है और देखते ही देखते वहां पर काफी सारे जर्मन सैनिक पहुंच जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, उसे जान से मारने के लिए। लेकिन तभी वहां पर पहुंच जाती है पूरी की पूरी उस सिमी थीरिया की टीम, वो पूरी की पूरी फीमेल फोर्स जो कि एक तरीके से वॉरियर होती है, जिनके पास में हालांकि बंदूक जैसा तो कुछ नहीं होता लेकिन तलवारें और ढालें खूब सारी होती है। जहां पर पूरी फीमेल फोर्स उन जर्मन सैनिकों पर भारी पड़ती है और एक एक करके वो सभी को जान से मार देती है और वो उस सैनिक यानी कि स्टीव ट्रेवर को भी मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि इस लड़ाई में गोली लग जाती है एंटोपी को, जिसने कभी युद्ध कौशल सिखाया था डायना को, और जब डायना उसके पास पहुंचती है तब तक एंटोपी बच नहीं पाती, उसकी जान उसी मोमेंट पर चली जाती है। इस बात से डायना काफी टूट सी जाती है। इसके बाद में वो पूरी फीमेल फोर्स स्टीव को बंदी बना लेती है और पूछती है कि आखिर तुम्हारा मिशन क्या है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब स्टीव बताता है कि मैं एक जासूस हूँ जो कि जर्मन के अंदर उन्हीं जर्मनियों के खिलाफ एक छोटे से मिशन पर था और जब मुझे पता चला कि जर्मनी इस पूरी दुनिया के खिलाफ में एक जहरीली गैस बना रहा है जिससे लाखों करोड़ों लोग मर सकते हैं, तो इसी वजह से मैं उनकी एक डायरी लेकर भाग गया जिस डायरी में उन सभी का फॉर्मूला और साथ ही काफी सारी खुफिया इन्फॉर्मेशन भी थी। इस गैस को बनाने वाली का नाम था डॉक्टर मेरू, जिसका खुद का फेस उस गैस की वजह से आधा खराब हो गया था और वो ऐसा जनरल एरिक के कहने पर कर रही है ताकि ये दुनिया पूरी तरीके से एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। दरअसल इस आइलैंड के बाहर वर्ल्ड वॉर 1 होने की पूरी तैयारी हो चुकी थी जिसके बारे में रानी हिप्पोलिटा और साथ ही इस आइलैंड की फीमेल्स को कुछ भी नहीं पता था। स्टीव बताता है कि अगर मैं ये डायरी मेरे ब्रिटिश खुफिया विभाग को दे दूं तो हो सकता है कि ये वर्ल्ड वॉर 1 जिसकी तैयारियां बाहर शुरू हो चुकी है तो ये पूरी तरीके से टल जाए और साथ ही किसी मासूम की जान न जाए। इन सभी बातों को सुनने के बाद में डायना को ये लगने लगता है कि एरिस फिर से लौट आया है और वो चाहता है इस पूरी दुनिया के अंदर अशांति अभद्रता फैला दे ताकि सभी लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए और एक दूसरे को खत्म कर दे। वो इन सभी को जान से बचाना चाहती है। उसे ऐसा लगता है कि ज्यूज ने हमें इसी वजह से बनाया है। ज्यूज ये चाहते थे कि हम सभी इंसानों को एक
शांति प्रदान कर सके, एक ऐसी जिंदगी प्रदान कर सके जहाँ पर एक दूसरे से कोई भी न लड़े। और इसी वजह से वो स्टीव का साथ देना चाहती थी। डायना अपने मन में ये बात ठान चुकी थी कि उसे एरिस को मारना है, और साथ ही वो उसी रात को अपनी पूरी लड़ाई की पोशाक में, यानी कि अपनी पूरी वॉरियर फॉर्म के अंदर आ जाती है, अपनी पूरी तैयारी कर लेती है एरिस को जान से मारने की, और साथ ही अपनी चमकीली रस्सी और उस तलवार को भी अपने साथ में ले लेती है जो कि ज्यूस ने उनके लिए भेजी थी, और वो उसे लेकर स्टीव के साथ में वहां से भागने की तैयारी करती है। मगर उसी मोमेंट पर वहां पहुंच जाती है रानी हिप्पोलिटा, और वो डायना से कहती है कि अगर तुम एक बार यहाँ से गई तो वापस दोबारा कभी लौट कर नहीं आ पाओगी। तब वहां पर डायना अपनी माँ से कहती है कि वैसे भी यहाँ पर रुककर भी मैं क्या करूंगी, इंसानी जाति खतरे में है और हमारा निर्माण ही इंसानी जाति को बचाने के लिए हुआ है, इसलिए मैं जाऊंगी और उन सभी को बचाऊंगी। तब वहां पर हिप्पोलिटा कहती है कि इंसानी जाति हमारे लिए नहीं बनी, वो तुम्हें कभी समझ नहीं पाएगी। लेकिन डायना के मन के इरादे काफी मजबूत थे। वो कहती है कि मैं हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार हूँ, और ये कहकर वो स्टीव के साथ में एक छोटी सी नाव के साथ में वहां से निकल जाती है, और दोनों अगले दिन पहुंच जाते हैं लंदन। लंदन पहुंचने के बाद में स्टीव अपने उच्च अधिकारियों के पास में जाता है उसी किताब को लेकर जो कि उसने जर्मन लोगों से चुराई थी, और जब वो उस किताब को खोलकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस किताब के अंदर 2 अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया गया है जो कि काफी पुरानी भाषाएं हैं। मगर डायना भी तब वहीं पर खड़ी थी और वो उसे कहती है कि ये किताब मुझे दो, और जब डायना उस किताब को खोलकर देखती है तो वो बताती है कि इसके अंदर 2 अलग अलग भाषाएं हैं जिसका नाम है ऑटोमन और साथ ही सुमेरियन। दरअसल डायना हजारों भाषाएं बोल सकती है, उसके पास में काफी ज्ञान है, उसकी दिमागी शक्ति इतनी है कि वो किसी भी भाषा को देख, सुन, समझ और महसूस कर सकती थी। डायना उन सभी के लिए उस पूरी किताब को डिकोड करती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें देती है कि उस डायरी में लिखा था कि वो एक जहरीली गैस बना रहे हैं और वो इस जहरीली गैस का प्रयोग अपने बॉर्डर पर करेंगे जहाँ पर काफी सारे सैनिक होते हैं। जब बड़े ऑफिसर्स को ये पता लगता है कि जर्मन हम सभी के सैनिकों को जान से मारना चाहता है, एक ऐसी गैस छोड़ देना चाहता है जिसकी वजह से सारे के सारे सैनिक मारे जाएंगे, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम जर्मन के उच्च अधिकारियों से बात करें। लंदन वाले सोचते हैं कि हम अगर जर्मन के लोगों से बात करें तो शायद इसका कोई निदान समझ में आ जाए, हम दोनों के बीच में जो लड़ाई होने वाली है शायद वो रुक जाए। लेकिन तभी वहां पर पहुंच जाता है स्टीव और वो कहता है कि आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं चाहता हूं कि मैं वहां पर जाऊं, उस अड्डे पर पहुंचूं जहां पर ये पूरी जहरीली गैस बन रही है और उस जगह को पूरी तरीके से तबाह कर दूं ताकि वो लड़ाई कभी हो ही ना पाए। मगर उसके सीनियर ऑफिसर उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं, वो नहीं चाहते थे कि स्टीव वहां पर जाए और ऐसा करे। इस बात से डायना को भी काफी गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि एरिस अपनी पूरी तैयारी में है और अगर हमने तैयारी नहीं की तो वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगा। मगर उस मोमेंट पर स्टीव सिचुएशन को समझता हुआ वहां से डायना को ले जाता है और उसे समझाता है कि ये बड़े उच्च अधिकारी हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ बात कर पूरी सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। लेकिन तभी वहां पर डायना कहती है कि नहीं, इनके बीच में ऐसा नहीं होगा, एरिस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो किसी की बात नहीं सुनेगा, वो सिर्फ मौके की तलाश में बैठा है और जैसे उसे मौका मिलेगा वो हम सभी को जान से मार देगा। बेसिकली डायना ने ये मान ही लिया था कि इस जंग का और कोई सरदार नहीं बल्कि ज्यूस का बेटा एरिस ही है। वहीं दूसरी ओर जर्मनी के एक कैंप में डॉक्टर मैरी को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं जहरीली गैसों के ऊपर काम कर रही होती है और उसने एक ऐसी गैस बनाई थी जो किसी भी ह्यूमन को सुपर ह्यूमन में बदल सकती थी। और तभी उसके पास में वहां के जर्मन जनरल एरिक आते हैं और एरिक उससे पूछते हैं कि क्या तुमने उस जहरीली गैस को बना लिया जिस पर हम काफी दिनों से अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तब वहां पर डॉक्टर मेरू कहती है कि हाँ, आखिरकार मैं उस गैस को बनाने में कामयाब हो ही गई। और तभी वो जनरल एरिक के सामने एक कैप्सूल रखती है, वो उस कैप्सूल को देखकर काफी खुश होता है और जैसे ही मेरू उस कैप्सूल को तोड़ती है तो उसके अंदर से कुछ धुआं सा निकलता है, गैस से निकलती है और जैसे ही एरिक उस गैस को सूंघता है तो उसके अंदर काफी ज्यादा सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाती है और इसी के साथ मेरू अपनी उस गैस को बनाने में कामयाब भी हो जाती है। वहीं दूसरी ओर डायना और साथ ही स्टीव उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर जर्मन और ब्रिटिश के सभी सैनिक होते हैं। उस जगह का नाम होता है नो मैंस लैंड। बेसिकली वो एक ऐसी जगह थी जहां पर दोनों ही ग्रुपों के बीच में आए दिन गोलीबारियां होती रहती थी और उस जगह की सबसे बेकार बात ये थी कि वहां पर आज तक कोई 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया था। ना तो ब्रिटिशर्स जर्मन के पास में 1 इंच आगे बढ़ पाए थे और ना ही जर्मनी के सैनिक ब्रिटिशर्स के पास में 1 इंच तक आगे बढ़ पाए थे। जहां हमें दिखाई जाती है डायना प्रिंस जो कि अब आती है अपनी पूरी पोशाक में और उन सभी से लड़ने के लिए तैयार होती है। वहीं दूसरी ओर जर्मन के सभी सैनिक उस पर धड़ाधड़ गोलियां बरसाते रहते हैं लेकिन डायना के पास में थे उसके दुनिया के सबसे मजबूत स्टील प्लेटेड आर्मर्स जो कि हर गोली को रोक लेते थे। वो अपने हाथों को एक तरीके से ढाल की तरह यूज करती है और अपने ऊपर आने वाली हर गोली को बेकार कर देती है। डायना के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ में सुपर फास्टनेस भी होती है, उसकी नजरें काफी तेज होती है, वो अपनी और आने वाली हर गोली को देख सकती थी। डायना को अपनी फुल फॉर्म में देखकर स्टीव के मन में भी जोश आ जाता है और वो भी अपने साथियों के साथ में उसकी
उसके पीछे पीछे आगे बढ़ने लगता है। और जब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं तभी उनके पीछे पीछे ब्रिटिशर्स की टीम भी उनके साथ में आगे बढ़ने लगती है और वो धीरे धीरे उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से जर्मन सैनिक गोलियां चला रहे होते हैं। इनके सामने आए सभी जर्मन सैनिक घुटने टेकने लगते हैं। डायना एक एक करके सभी की होश उड़ाते रहती है, वहां पर सभी को मारती रहती है। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब ये लोग वहां पहुंच जाते हैं जहां पर जर्मन सैनिकों ने वहीं के कुछ गांव के लोगों को बंदी बना रखा था। और एक और तगड़े फाइट सीक्वेंस के बाद में फाइनली डायना उन सभी दुश्मनों को मार देती है, उन सभी को हरा देती है, जिससे उन सभी को फाइनली आजादी मिल जाती है। और इसी बात से वो गांव वाले काफी खुश भी होते हैं। वो गांव वाले उन सभी को ब्लेसिंग्स भी देते हैं। वहां मौजूद एक आदमी कहता है कि इस शानदार कारनामे के बाद में एक फोटो तो बनती है। और तभी वहां पर उनकी एक फोटो क्लिक होती है जिसमें स्टीव ट्रेवर, डायना प्रिंस और साथ ही उनके 3 साथी भी होते हैं। और बेसिकली ये वही फोटो होता है जो आज प्रेजेंट टाइम में ब्रूस वेन ने डायना को भेजा था। मगर तभी कुछ जर्मनी के सैनिक वहां पर एक जहरीली गैस का गोला छोड़ देते हैं, जिससे कि आजू बाजू हर जगह पर वो जहरीली गैस फैल जाती है। और उस गैस के फैलने की वजह से वहां मौजूद गांव के लोग भी जान से मारे जाते हैं। और जब तक डायना वहां पर पहुंचती तब तक काफी देर हो चुकी थी। वहां पर कई सारे लोगों की लाशें बिछ चुकी थी और वो इनका दोषी अपने आप को मानती है। वो सोचती कि अगर मैं समय से पहले एरिस तक पहुंच चुकी होती तो आज इन सभी लोगों को अपनी जान से हाथ ना धोना पड़ता। तभी वहां पर स्टीव आ जाता है और उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये सब होना था, ये हो चुका है। लेकिन तभी वहां पर डायना कहती है कि मुझे तो लगता है कि उस गैस का असर तुम पर भी हुआ है और इसी वजह से तुम्हारा दिमाग भी फिर गया। अगर तुम मुझे यहाँ पर पहले आने देते तो आज मैं एरिस को खत्म कर देती, मगर अब मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। मैं इस गैस का पीछा करते हुए जा रही हूँ और वहां पहुंच जाऊंगी जहां से ये गैस रिलीज हो रही है और वहां पहुंचकर एरिस को खत्म कर दूंगी। और तभी वो अपने घोड़े पे बैठ जाती है और उनके कैंप के पास आने लगती है जहां से इस गैस के गोलों को छोड़ा गया था। वहां पहुंचने पर डायना के ऊपर काफी ज्यादा गोलीबारी होती है, लेकिन उसके पास में मौजूद ब्रेसलेट उन सभी गोलियों को रोक लेते हैं और वो फाइनली एक ऐसे कैबिन में पहुंचती है जहां पर होता है जनरल एरिक। वो भी इस पर गोली चलाता है मगर उन गोलियों का उस पर कुछ असर नहीं होता है। अपने सामने खतरा आता देख जनरल एरिक उसी कैप्सूल को तोड़ देता है जो कि डॉक्टर मैरू ने बनाई थी और उसमें से जो गैस निकलती है वो उसे पूरी तरीके से सूंघ लेता है और उसके शरीर में आ जाती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और वो फिर अगेन लड़ने लगता है डायना के साथ में। लेकिन डायना के पास में होती है वो तलवार जो कि ज़्यूस ने भेजी होती है। ज़्यूस ने उस तलवार को बनाया था ताकि वो एरिस को मार सके और जब डायना उसे समझती है कि वो एरिस है तो वो अपनी तलवार से उसका सामना करती है और फाइनली अपनी तलवार उसके सीने में डालकर कहती है आज संसार को दुख और तकलीफों से मुक्ति मिल जाएगी और वहीं पर उसका विनाश कर देती है और साथ ही साथ उस अभियान को भी खत्म करती हूँ जो कि ज़्यूस ने हमें दिया था। जनरल एरिक को जान से मार देने के बाद में डायना को ये लगने लगता है कि उसने युद्ध के देवता यानी कि गॉड ऑफ वॉर एरिस को जान से मार दिया और उसे एक संतुष्टि, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। और तभी वहां पर आ जाता है उसका फ्रेंड यानी कि स्टीव ट्रेवर और उससे कहता है कि ये जंग अभी भी खत्म नहीं हुई। गैस के बहुत सारे गोले जो कि एक प्लेन अपने साथ में लेकर उड़ रहा है, अगर उसने वो गोले जमीन पर गिरा दिए तो काफी सारी ह्यूमैनिटी, काफी सारे लोगों की जाने जाएगी। लेकिन तब वहां पर डायना कहती कि ऐसा नहीं हो सकता। हमने हमेशा ये पढ़ा है कि जब उनका देवता, जब उनका सरदार मर जाता है तो सब कुछ शांत हो जाता है, उन सभी के माइंड ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन तुम मुझसे गलत कह रहे हो। लेकिन तब स्टीव कहता है कि मुझे पता नहीं कि एरिस है या नहीं है, मुझे ये पता है कि बस वो हवाई जहाज जा रहा है और उसके साथ में बहुत सारे जहरीली गैस के गोले हैं। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं करी तो वो हवाई जहाज बहुत सारे गैस के गोले इस धरती पर गिरा देगा जिससे कई सारे मासूमों की जान चली जाएगी। मगर तब डायना उसकी बातों को समझ नहीं पाती क्योंकि वो अभी भी अपने पुराने स्टेट ऑफ माइंड में होती है और वो ये कहती है कि तुम्हें तो बस अपने मतलब से काम है, तुम लोग मतलबी हो। मेरी माँ ने सही कहा था कि इंसानों को हमारी मदद राज नहीं आएगी, वो सिर्फ मतलब के लोग हैं। और डायना की ये बातें सुनकर स्टीव उसे छोड़कर खुद ही उस हवाई जहाज की ओर निकल जाता है जिसके अंदर गैस के गोले होते हैं। मगर ये सारी बातें पीछे खड़ा एक शख्स और सुन रहा होता है जो और कोई नहीं बल्कि स्टीव का ही बॉस होता है जिसका नाम होता है सर पैट्रिक। बेसिकली सर पैट्रिक यूके के उच्च अधिकारी होते हैं लेकिन फिर भी वो यहाँ जर्मन के कैंप में मौजूद होते हैं। इस बात को देखकर डायना काफी शॉक्ड हो जाती है और तभी सर पैट्रिक उसके पास में आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने सच कहा था कि यह इंसान हमारी मदद के लायक नहीं है, ये लोग स्वार्थी हैं, लालची हैं, एक दूसरे की जान के प्यासे हैं। और तभी डायना ये समझ जाती है कि ये सर पैट्रिक नहीं बल्कि यही असली एरिस है और वो अपनी वही तलवार निकाल लेती है जो कि ज़्यूस ने उनके लिए बनाई थी और वो उसका सामना करने लगती है और वो जैसे ही अपनी तलवार से उसके ऊपर वार करती है तभी सर पैट्रिक अपना हाथ आगे करता है और उसकी शक्तियां इतनी ज्यादा होती है कि जैसे ही तलवार उसके हाथ से टकराती है वो बिल्कुल इवापोरेट हो जाती
जाती है, वो बिल्कुल गायब सी हो जाती है। इस बात को देखकर डायना एकदम शॉक्ड हो जाती है। उसे लगता था कि ये तलवार तो ज़्यूस ने बनाई थी देवों का अंत करने के लिए, गॉड ऑफ वॉर को जान से मारने के लिए, लेकिन ये तलवार एकदम से गायब कैसे हो गई। तब वहां पर एरिस बताता है कि ज़्यूस ने उस तलवार को नहीं, ज़्यूस ने एक्चुअली तुम्हें बनाया था हम सभी का खात्मा करने के लिए, और मैंने तुम्हें उस टाइम ही देख लिया था जब पहली बार तुम मेरे कैबिन में आई थी। मैं चाहता था तुम्हें जान से मार देता, मगर मैंने तुम्हें जान से नहीं मारा। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें वो मंजर दिखाऊं जहां पर लोग एक दूसरे से लड़ रहे हो। तो डायना कहती है कि आखिर तुम सब ये क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा करने के बाद में क्या मिलेगा, तुम क्यों आपस में लोगों को एक दूसरे से बढ़वा रहे हो। तब वहां पर एरिस कहता है कि मैंने एक दूसरे से कभी किसी को नहीं लड़वाया, मैंने तो बस उनके मन में बम बनाने, चाकू बनाने और साथ ही जहरीली गैस बनाने के फॉर्मूलाज को उनके कान में फुसफुसाया था। बाकी इन सभी ने आपस में लड़ने की ठान ली, क्योंकि ये इंसान लालची, मतलबी और खुदगर्ज है। डायना, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी शक्ति को यूं ही वेस्ट ना करो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिल जाओ। और वहीं पर एरिस अपनी शक्तियों के साथ में डायना को एक विजन दिखाता है। वो दिखाता है कि किस तरीके से दुनिया पूरी तरीके से नष्ट हो रही है, और साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि अगर तुम मेरे साथ में मिल जाओ तो हम इस पूरी दुनिया को बिल्कुल तबाह कर देंगे और एक नई दुनिया खड़ी करेंगे, जहाँ पर अच्छे लोग होंगे, जिनके माइंड साफ होंगे, जो कि हमारी पूजा करेंगे। मगर डायना काफी चालाक थी और वो उसके विजन से निकल जाती है, और उसे फाइनली समझ में आ जाता है कि एरिस मेरे माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। और फिर शुरू होती है इस कहानी की सबसे खतरनाक लड़ाई, जो कि होती है एरिस और साथ ही डायना के बीच में। अब एरिस अपने फुल फॉर्म में आ जाता है, अपने असली रूप में आ जाता है डायना से लड़ने के लिए। डायना अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करती है उसे जान से मारने के लिए, लेकिन जब वहां पर एरिस अपनी शक्ति से प्रहार करता है तो वहां पर बहुत ही जोर का बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट के चलते वहां से डायना काफी दूर जाकर गिरती है। उसे वहां पर गिरा देखकर स्टीव भी वहां पर पहुंच जाता है, और स्टीव उसे कहता है कि यहाँ से एक प्लेन जाने वाला है जिसके अंदर गैस के काफी बड़े बड़े गोले हैं। तब वहां पर डायना कहती है कि तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। लेकिन तब वहां पर स्टीव कहता है कि तुम सब कुछ नहीं संभाल सकती, मैं चाहता हूँ कि इस प्लेन को मैं रोकूं और तुम इस पूरी दुनिया को बचाओ, क्योंकि एरिस को हम नहीं संभाल सकते, उसको संभालने की शक्ति सिर्फ तुम्हारे अंदर है। और वहां से स्टीव भागकर उस प्लेन की ओर जाने लगता है जिसके अंदर बहुत ही सारे जहरीली गैस के गोले होते हैं। डायना फिर से एरिस से लड़ना शुरू कर देती है, मगर एरिस काफी ज्यादा ताकतवर था, उसके पास में शक्ति थी चीजों को हवा में टेलीपोर्ट करने की। एरिस डायना को एक ऐसी जगह फेंक देता है जहाँ पर काफी ज्यादा लोहा होता है, और वो उस लोहे को पूरी तरीके से डायना के शरीर पर जकड़ सा देता है। और वहीं पर डायना को आसमान में एक प्लेन उड़ता हुआ नजर आता है, जिसके अंदर उसे दिखता है कि स्टीव भी उसी प्लेन के अंदर है। और थोड़ी ही देर बाद में स्टीव उस प्लेन को बॉम्ब से उड़ा देता है, जिससे कि इस दुनिया पर एक जो खतरा मंडरा रहा होता है, जो जहरीली गैस के गोले होते हैं, वो धरती पर गिरने से पहले ही आसमान में खत्म हो जाते हैं। लेकिन ऐसा करने पर स्टीव की जान भी वहीं पर चली जाती है। और जब डायना अपनी आंखों से ये सब देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी पूरी शक्ति का यूज करती है और उसके आसपास में जो लोहे के बंधन होते हैं वो उन सभी को तोड़ देती है और फिर से लड़ना शुरू कर देती है एरिस से। लेकिन तभी उनके आंखों के सामने आ जाती है डॉक्टर मेरू, और तब एरिस बताता है कि ये वही लोग हैं जो कि आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे, ये एक दूसरे को जान से मारना चाहते हैं, इनके मन में घृणा भरी है, तो मुझसे पहले ऐसे ही क्यों नहीं मार देती। और तब वहां पर गुस्से में आकर डायना एक बहुत ही बड़े टैंक को अपने हाथों से उठा लेती है और उसके ऊपर पटकने लगती है। लेकिन तभी उसके सामने स्टीव का एक विजन सा आ जाता है और स्टीव उसे कहता है कि तुम अच्छी हो, तुम्हें हमेशा अच्छाई का साथ देना चाहिए। बुरे लोग तो बहुत होते हैं लेकिन तुम्हारा काम है अच्छाई करना, तुम बुराई को अच्छाई से जीत सकती हो। और तभी वो उस टैंक को नीचे पटक देती है और डॉक्टर मेरू को जान से नहीं मारती और फिर से एरिस से लड़ना शुरू कर देती है। लेकिन हम जानते हैं कि एरिस भी ज़्यूस का बेटा होता है, उसके पास में भी बिजली की काफी ज्यादा शक्ति होती है और वो तभी आसमान से बिजली को लाकर उसके ऊपर प्रहार करता है। लेकिन डायना भी ज़्यूस से ही बनी थी, क्योंकि ज़्यूस ने अपनी शक्तियों के साथ में ही डायना को बनाया था। और जब वो बिजली डायना पर आती है तो वो अपने हैंड के ब्रेसलेट के अंदर उन पूरी बिजलियों को एब्जॉर्व कर लेती है और फिर अपनी पूरी शक्तियों को जुटाकर एक शानदार प्रहार करती है एरिस पर, जिससे कि वो पूरी तरीके से मर जाता है। और इसी के साथ ये लड़ाई यहीं पर खत्म होती है। वहीं दूसरी ओर स्टीव के जो 3 दोस्त थे वो उसी कैंप में पहुंच जाते हैं और वहां पर एक बॉम्ब फिट कर देते हैं, जिससे कि वो पूरी की पूरी जगह ही वहां से फट जाती है और उसके अंदर जो गैस के गोले होते हैं वो भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। और फाइनली सारा माहौल शांत हो जाता है, सभी के मन में एक उम्मीद की लहर आ जाती है। और इसी के साथ एक जो जंग ब्रिटिशर्स और जर्मन के बीच में चल रही होती है वो जंग भी खत्म हो जाती है। सारे सैनिक अपने घर लौट आते हैं और घर लौट आने की वजह से हर घर में खुशहाली होती है, सभी के मन में खुशी का माहौल होता है। और फिर वापस से कहानी आ जाती है अपने प्रेजेंट टाइम में, जहां पर डायना उसी तस्वीर को देख रही होती है
जो कि ब्रूस वेन ने उसके लिए भेजी थी। और इसी के साथ में डायना एक बात भी कहती है, वो कहती है कि हमारे अंदर दो चीजें मौजूद होती है, एक अंधेरा और एक उजाला। अभी हम पर डिपेंड करता है कि हम उसमें से किस चीज का यूज करते हैं, हमारे उजाले की ओर या फिर हमारे अंधेरे की ओर। डायना ब्रूस वेन को एक मेल करती है और उसमें उसे थैंक्स कहती है, क्योंकि ब्रूस वेन ने उसे वो फोटो दी थी जिसके अंदर उसकी काफी सारी यादें बसी थी। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है।